हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग लूसेंट से इकोनॉमिक्स शुरू कर चुके थे पढ़ने के लिए और ये थोड़ा लंबा गैप हो गया। तो गैप इसलिए हुआ कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मैंने जॉब स्विच ओवर किया है, जो मैंने पहले ही बताया था। तो इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। और पढ़ाई हम लोग कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं। मैं जैसे भी करे कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ। तो उसी क्रम में इकोनॉमिक्स के आगे का पार्ट हम लोग करेंगे। यहाँ तक हम लोग इकोनॉमिक्स का कर चुके थे, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमने बात करी थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमने टाइप ऑफ इकोनॉमी जैसे मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये सब चीज़ बातें हम लोग कर चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। अभी हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का जो कैरेक्टर है, जो उसका चरित्र है, वो किस तरह का है, वो इसमें हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। हम टाइम निकाल के कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचे। तो इसी क्रम में हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेन कैरेक्टर एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज आर। जो मेन कैरेक्टर है इंडिया की इकोनॉमी का, वो क्या है? तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि कृषि से संबंधित इकोनॉमी है। किसका? तो इंडिया का। यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पे बहुत ज़्यादा आधारित है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इवन आफ्टर 7 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 साल के स्वतंत्रता के बाद भी एग्रीकल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी। 54.6% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी, सेंसस 2011 के अनुसार। और अकॉर्डिंग टू इंडिया 2020, इट कंट्रीब्यूट 17.4% टू द कंट्रीज क्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर 16-17 एट करेंट प्राइसेस। तो ये बताता है कि लगभग 55% जो हमारा पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका 55% वर्कफोर्स का पॉपुलेशन इन्वॉल्व है किसमें? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। एग्रीकल्चर जो है 17.4% कंट्रीब्यूट करता है हमारे जीडीपी में। तो ये 2020 में दिया हुआ था, 16-17 का ये फिगर है। ये फिगर अभी रिड्यूस हो चुका है। तो ये लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो कभी कभी ये सवाल उठता है कि हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो सर्विस सेक्टर का होता है। जब सर्विस सेक्टर का जीडीपी में लगभग 57 या 60% के आसपास कंट्रीब्यूशन जाता है, एग्रीकल्चर का 17% है। और अभी के अगर समय में देखेंगे तो 16% या उससे कम हो गया होगा, 14%, 15% के आसपास होगा। तो ये लगातार कम हो रहा है। तो फिर एग्रीकल्चर कैसे हुआ कि मेजर रोल प्ले करता है? यस, मेजर रोल प्ले इसलिए करता है क्योंकि इसका बेशक परसेंटेज के टर्म में फिगर कम हुआ है, लेकिन इसमें जो लोग इंगेज है वो बहुत ज़्यादा है। उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। इसका डीग्रोथ नहीं हुआ है, इसका भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसलिए इसका कंपेरेटिवली, उसके कंपैरिजन में इसका ग्रोथ कम दिखता है, लेकिन इसका ग्रोथ कम नहीं हो रहा है, लगातार एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रहा है। तो एक तो ये हो गया कि इसका कारण है इतना वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी में, इसकी वजह से एग्रेरियन इकोनॉमी है। उसके बाद ये मिक्स इकोनॉमी का भी नेचर का होता है, इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आप लोग जानते हैं सरकारी भी कंपनी है और प्राइवेट भी कंपनी है। डैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। आफ्टर लिबरलाइजेशन, कब आया था लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट? 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको एलपीजी कहा गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय इंडिया दिवालिया होने के कगार पे था, इसके पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत कम था। तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो अभी कुछ समय पहले 2014 तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे श्री मनमोहन सिंह जी, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। डॉक्टर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिंह राव की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन लोगों ने एक रिवोल्यूशन लाया और वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। और एलपीजी जो है वो कॉन्सेप्ट आया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का। तो उस समय इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन, इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग अहेड एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग अहेड, आगे बढ़ रहा है। किस रूप में? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में बढ़ रहा है। हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है,
ताकि डेवलपमेंट फास्ट हो। डेवलपिंग इकोनॉमी है, चूंकि लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। द फॉलोइंग फैक्टर्स शो डैट इंडियन इकोनॉमी इज अ डेवलपिंग। अब कैसे आप बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा और उसमें से आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। और उसमें ऐसा होगा कि बहुत सारा ऑप्शन ऐसे भी होगा कि ज़्यादा मतलब 2-3 ऑप्शन सही हो रहा होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी भी कैसे है ये आप एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका हो गया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आती हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनियां आती हैं, इसमें दोनों आएंगी, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया। चलिए, तो पहला नेशनल इनकम की बात करते हैं, किसमें? डेवलपिंग में। अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ नेशनल इनकम 1920 रिलीज बाई NSO ऑन 28 फरवरी 2020। देखिए, ये फिगर पे नहीं देखना है, बस देखना है कि एस्पेक्ट में डेवलपमेंट कहाँ आएगा। क्योंकि ये पुराना बुक है, 2 साल पहले का, 1 साल पहले का, तो ये फिगर तो वही देगा, 1 साल पहले का है बुक। तो नॉमिनल नेट नेशनल इनकम NII, नॉमिनल नेट नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस, ठीक है, इज लाइकली टू बी 181.10 लाख करोड़ ड्यूरिंग 1920 एज अगेंस्ट 168.37 लाख करोड़ फॉर द ईयर 1890। जाहिर सी बात है, ग्रोथ हुआ है प्रीवियस ईयर से। यहाँ पे हम फिगर याद करने की बात नहीं बोलेंगे, आपको ये देखना है कि ये प्रीवियस ईयर से ग्रोथ हुआ है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, द नेशनल इनकम रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% इन 1920 एज अगेंस्ट प्रीवियस ईयर ऑफ ग्रोथ रेट 11.3%। तो उसके पहले जो था वो 11.3% था। चलिए, अब आते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे है, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे है और एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे है। अब आते हैं कि पॉवर्टी का क्या है इंडिया में। तो पॉवर्टी एस्टीमेट्स आर डेराइव्ड फ्रॉम हाउस होल्ड कंजप्शन डाटा। पॉवर्टी यानी कि गरीबी का जो एस्टिमेशन होता है, आकलन होता है, वो हर घर के कंजप्शन का जो डाटा होता है, जो खर्च करने का, जो कंजप्शन कंज्यूम करने का जो डाटा होता है, उससे वो पॉवर्टी का एस्टीमेट आकलन किया जाता है। द वर्ल्ड डाटा लैब मॉनिटर्स ग्लोबल पॉवर्टी यूजिंग एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल। वर्ल्ड डाटा लैब मॉनिटर करता है। लास्ट ऑफिशियल डाटा इज 8 ईयर ओल्ड। इन 2011 268 मिलियन पीपल वेयर सर्वाइविंग ऑन लेस देन 1.9 अ डे डॉलर है। वर्ल्ड बैंक मेजर्स फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी का वर्ल्ड बैंक का जो मेजरमेंट है वो क्या है कि एक दिन में $1.9 से कम पे जो लोग जी रहे हैं उनको एक्सट्रीमली पुअर कहा जाता है। पॉवर्टी से वो ग्रसित है, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ग्रसित है। और ऐसे कितने लोग थे? 268 मिलियन, यानी कि 26.8 करोड़ लोग ऐसे थे 8 साल पहले, यानी 2011 में। ये 2019-20 का है बुक, तो 2011 का ये डेटा है। तो इस तरह से है। इंडिया लास्ट हाउस होल्ड सर्वे 17-18 में हुआ था। कैप्चर्ड हाउस होल्ड कंजप्शन मोर कंप्रीहेंसिवली। अब हाउस होल्ड कंजप्शन है, मतलब प्रति घर जो होता है उसका जो कंजप्शन है उसको और डिटेल में स्टडी किया गया। वर्ल्ड डाटा लैब एंटिसिपेट दैट लेवल ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया विल कम डाउन फ्रॉम 50 मिलियन टू 40 मिलियन, अ पॉवर्टी रेट ऑफ बिलो 3% बाई 2019, द ब्रोकिंग रिपोर्ट सेड इन जून 18। ऐसा कहा गया था, बट ऐसा है नहीं। द डाटा ऑल्सो शो दैट इंडिया विल बी आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कंट्री इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी बाई 2030। तो ये डाटा क्या बोलता है? कौन डाटा? वर्ल्ड डाटा लैब का जो डाटा है वो ये बोलता है कि इंडिया का जो 10 कंट्री के लिस्ट में इंडिया है वो उससे बाहर निकल जाएगा। एक्सट्रीम पॉवर्टी के लिस्ट में जो लास्ट जो 10 कंट्रीज है जिसमें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उसमें ये इंडिया निकल जाएगा। कब तक? उसमें से, उस लिस्ट से, तो ये 2030 तक निकल जाएगा। उसके बाद आ जाइए, अकॉर्डिंग टू UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे, ये UN का बहुत ही मेजर एक अंग है जो डेवलपमेंट के काम पे काम करता है। डेवलपमेंट रिपोर्ट 19 इन इंडिया 27.1 करोड़ पीपुल वेयर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2005-6 से 15-16। UNDP कहता है कि 27.1 यानी कि 27 करोड़ 10 लाख लोग जो हैं वो पॉवर्टी के ब्रैकेट से बाहर आ गए। किस टेन्योर में? तो 2005-6 से 2015-16 तक के टेन्योर, यानी कि एक डिकेड में, 10 साल में। फॉर इंडिया बिटवीन 1990 and 2018, life expectancy at birth increased by 11.6 years, mean year of schooling increased by 3.5 years, and expected year of schooling increased by
4.7 ईयर्स, इतना से बढ़ गया। 1990 से लेकर 2018 तक का डाटा कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ के समय, जो लाइफ उम्मीद किया जाए कितना तक जिएगा ये इंसान जो पैदा हुआ है या हुई है, तो उसमें 11.6% का ईयर का इजाफा हुआ। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो निकाला गया वो 3.5 साल का उसमें इजाफा हुआ, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग में 4.7 ईयर का इजाफा हुआ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्रोथ हुआ है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन 3 लाइनर में पूछता है, और यूपीएससी में तो पक्का पूछता है। आप लोग में से कोई यूपीएससी दिया है? अगर हुआ है तो बताएंगे जरूर। अगर दिए होंगे तो क्या पोजीशन है वो भी जरूर डिस्कस करेंगे। अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, तब भी मैं बोलूँगा कि जरूर आप लोग दीजिए। एक और एस्पेक्ट बढ़ जाता है, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका देखने का नज़रिया, सोचने का जो है थिंग्स को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑफिसर्स लाइक सोचिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, जैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को अभी आप इसको एजुकेशन से, सिस्टम से जोड़ के देख सकते हैं। जब आप कोई आर्टिकल लिखेंगे कि हम एजुकेशन सिस्टम में क्या बेहतर कर सकते हैं, लाइफ में, हैप्पीनेस में क्या बेहतर कर सकते हैं, तो ये सब डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पीटी के लिए नहीं, मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मेंस के लिए हम लोग डिटेल करेंगे, एक बार पीटी का एग्जाम जो री एग्जाम होने वाला है फिर से हो जाए, उसके बाद हम लोग डिटेलिंग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, पर कैपिटा इनकम रोज बाई 250% अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। देखिए, अच्छा, बीपीएल जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका कमिटी और इसका थोड़ा सा एस्टिमेशन यहाँ पे दिया हुआ, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमिटी, 30.95% पीपुल इन द रूरल एरिया एंड 26.4% पीपुल इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू 25.7% एंड 13.7% रेस्पेक्टिवली एज पर द तेंदुलकर मेथड वेयर बिलो द पॉवर्टी लाइन 2011-12। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि रंगराजन कमेटी के अनुसार 30.95% जो लोग हैं रूरल एरिया में वो पॉवर्टी में है, और 26.4% जो अर्बन एरिया में है वो पॉवर्टी में है। एज कंपेयर टू, इसी को तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा था, तेंदुलकर का मेथड पॉवर्टी कैलकुलेट करने का, तेंदुलकर कमेटी का मेथड अलग था और रंगराजन कमेटी का मेथड अलग, दोनों का अलग अलग है। तो तेंदुलकर कमेटी का कहना था कि 25.7% लोग जो है रूरल एरिया में पॉवर्टी से ग्रसित है, और 13.7% जो है अर्बन एरिया में पॉवर्टी से ग्रसित हैं। लेकिन रंगराजन कमेटी जो थी उन्होंने ये डाटा दिया था। तो याद रखेंगे, कभी कभी ये कमेटी का भी रिपोर्ट पूछ देता है। ये भी पूछ देता है कि ये कमेटी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, तो रंगराजन तेंदुलकर कमेटी बनी हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका एक से ज़्यादा हो जाएगा। अराउंड 22% ऑफ इंडियन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री, 25.7% ऑफ देम इन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ये आरबीआई का है एस्टिमेशन, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि आरबीआई क्या कहता है। इन द अर्बन एरिया 13.7% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा डाटा। अच्छा, ये डाटा इस तरह का नहीं है कि आपको रटना है, आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप दिमाग में फिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट ये आता है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। इंडिया में जाहिर सी बात है, वो पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली स्ट्रक्चरल इन नेचर बिकॉज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इनएडिक्वेट टू क्रिएट सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हमारे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है कि जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, तो इसलिए ये इनएडिक्वेट हो जाता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ही जो इनएडिक्वेट हो जाता है जो सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब प्रोवाइड करने के लिए। देयर इज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ। जैसे सपोज कीजिए कि खेत में अगर 2 लोग के काम करने से वो काम पूरा हो जाना है, तो वहां पे जबरदस्ती घर के 4 लोग चूंकि अनएम्प्लॉयड हैं तो उसी में लगे हुए हैं, तो ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। एक दुकान को चलाने के लिए एक आदमी सफिशिएंट है, लेकिन चूंकि घर में और भी एक आदमी जो एक्स्ट्रा है वो अगर बेरोजगार है तो वो उसी में लग जाते हैं, तो इसलिए वो डिस्गाइज्ड लगता है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड इफ ही सी वर्क्स फॉर 273 दिन ऑफ ए ईयर फॉर 8 आवर्स एवरी डे। ये आप याद रखेंगे कि एक आदमी को एम्प्लॉयड तब माना जाता है जब वो 273 दिन साल का 8 घंटा पर डे के हिसाब से काम करता है या उसे काम मिलता है, तो उसे माना जाता है कि वो एम्प्लॉयड है, अदरवाइज वो अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग्स आर
लो इन इंडिया ड्यू टू लो नेशनल इनकम एंड हाई कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि आप इनकम कमाइएगा, आय कम है, खर्च ज़्यादा है, तो आपकी बचत कम हो जाएगी। तो ये सेविंग्स हमारा कम है, बचत कम है। लो सेविंग्स रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए सेविंग्स जो ऐसा है, देखिए हर कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को ना प्रॉपर बढ़िया से देखिए, एकदम कोई भी वर्ड छोड़ना नहीं है, क्योंकि किस पॉइंट पे मैं क्या समझाने वाला हूँ ये जब तक वो मैटर नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता चलता है। इसलिए प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत फायदा होने वाला है, पीटी में भी और मेंस में भी फायदा होने वाला है, क्योंकि मेंस में भी हम लोग लगातार पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और सेविंग क्या होता है। तो सेविंग आप जो बैंक में जमा करते हैं, अपने पास आज की डेट में कोई नहीं रखता है, पैसा बैंक में जमा करता है। पहले वाला जमाना तो अब रहा नहीं, तो बैंक में पैसा रहता है। सपोज कीजिए आपकी आय है 10,000, आपने 5,000 रुपये खर्चा किया और 5,000 सेविंग किया। अब वो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक उसको दूसरे चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है और बदले में आपको इंटरेस्ट देता है। अगर आप वो पैसा 5,000 की जगह पे 3,000 रखते हैं बैंक में, 2,000 रखते हैं बैंक में, तो वो पैसा कम जमा रहेगा बैंक के पास, बैंक कम यूज करेगा, सरकार उस पैसे को कम यूज कर पाएगी, क्योंकि पैसा ही कम है। ठीक है, तो जब कम यूज कर पाएगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, तो एसेट क्रिएट करना। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, वैसा पूंजी जिससे, वैसा पैसा या वैसा संपत्ति जिससे आय आए, जहां से इनकम जनरेट किया जाए, उसको पैसा नहीं बोलते हैं, उसको मनी नहीं बोलते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल मतलब होता है वैसा सोर्स जिससे इनकम जनरेट होता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 5,000 जमा करते हैं तब भी होता है कैपिटल फॉर्मेशन, और 2,000 जमा करते हैं तब भी होता है कैपिटल फॉर्मेशन। फर्क ये है कि 5,000 में ज़्यादा कैपिटल का फॉर्मेशन होगा और 2,000 में कम कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाता है। कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटल ही फॉर्मेशन कम होगा तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि सरकारी कोई कंपनी लगानी है या बैंक को ही बहुत बड़ा कर्जा देना है, सपोज कि 10,000 करोड़ का लोन एक करना है, एक बड़ी सी फैक्ट्री लग रही है, इंटरनेशनल लेवल की फैक्ट्री लगी है जिसमें हजारों हजार एम्प्लॉय काम करने वाले हैं। अगर हजारों हजार एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, उतना पैसा बैंक के पास, क्योंकि बैंक सारा पैसा तो एक प्रोजेक्ट में लगाता नहीं है या गवर्नमेंट लगाती नहीं है, तो अगर उसके पास कम जमा रहेगा पूंजी तो उतना का नहीं लगा पाएगा, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। ये फर्क पड़ता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होता है कि फर्दर आपका इनकम डिसाइड होता है। अब इनकम डिसाइड होता है तो फर्दर प्रोडक्शन पे असर पड़ जाता है, क्योंकि इनकम ही डिसाइड करता है कि डिमांड कैसा होगा। देखिए ये सारा कुछ ना साइकिल में बंधा हुआ है, आपको बस लॉजिक लगाना है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ लॉजिक। लॉजिक आप लगाएंगे, सब कुछ अपने आप में क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट populated country in the world during 2001 to 11 population increased by 17.69% से इंक्रीज किया, यानी कि 10 साल में 17.69% हमारा पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ गया। विद द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 1.83 करोड़ न्यू पीपल आर बीइंग एडेड इन इंडियन पॉपुलेशन। 17.69% के रेट से पॉपुलेशन बढ़ा और उसकी वजह से 1,83,00,000 लोग हमारे पॉपुलेशन में जुड़ गए ड्यूरिंग द ईयर 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, उसके बाद एडेड इंडियन पॉपुलेशन एवरी ईयर, हर साल इतने जुड़ते चले गए। ठीक है, तो जो सोच लीजिए कि 10 साल में कितने हो गए, 18.30 करोड़, 18 करोड़ 30 लाख लगभग लोग जुड़ गए, 18.5-19 करोड़ लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एक्सटेंड्स एट द हाई लेवल ऑफ 121.07 करोड़ विच इज 17.5% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। ऑफ दुनिया का जो 11 के सेंसस के हिसाब से ये डाटा पूछता है, याद रखेंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस में आप जब पढ़ते रहेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। जब हम बोलेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे, उसका क्या कारण है, इसको एनालाइज कीजिए। तो जब आप मेंस का क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो ये सारा डाटा आपको काम आएगा। तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो आपको समझ में आएगा। 17.5% वर्ल्ड का पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, ये बड़ा बात है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, टू मेंटेन 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया होल्ड्स ओनली 2.42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के पास दुनिया का
4-2% ही ज़मीन है, जबकि हम पॉपुलेशन कितना रखते हैं दुनिया का? 17.5%। हम क्यों नहीं गरीब होंगे? हम बिल्कुल गरीब होंगे। हमारा अधिकार है गरीब होना। मतलब क्या तरीका है भाई? हमारे पास देखिए ज़मीन इतना है और हमारे पास पॉपुलेशन दुनिया का इतना है, तो गरीब तो होना स्वाभाविक है। अब हम लोग पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ये सब्सिडी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट वो फ़ायदा नहीं दे रही है, ऐसे कर रही है गवर्नमेंट, वैसे कर रही है गवर्नमेंट, हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आदमी को, जो लोग भी हैं, उनको जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसको खुद से सोचना चाहिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी तो जो सेंसस अगर हो जाता, ये कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन होगा ही होगा, तो अभी के 135-40 करोड़ के आसपास, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पहुंच गया अपना। 121 से सीधे 140 के आसपास पहुंच रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सोच लीजिए कि क्या स्थिति होने वाला है। अब चाहिए इंडिया लैक, ऐसा ये सारा डाटा याद रखिएगा, इंडिया लैक इन लार्ज इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑन द मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी विच फेल्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। वर्ल्ड का सबसे बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो बाहर है, चाइना में है। दूसरी कंपनी है आपको वियतनाम में मिल जाएगी, मलेशिया में भी मिल जाएगी, आपको अमेरिका में मिल जाएगी, दूसरी कंट्रीज में मिलेगी। इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आज भी नहीं है उस लेवल की जो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, ह्यूज डिमांड क्रिएट करे, वो कंपनियां नहीं है। तो ये आपको हम लोग इसमें किसमें डिस्कस कर रहे थे? पॉवर्टी इन इंडिया में डिस्कस कर रहे थे। ये सारा पॉइंट्स पॉवर्टी में आता है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब फैक्ट्स क्या है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, रिलेटेड सेक्टर, माइनिंग की सारा कुछ आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं जहां से नेचर से डायरेक्ट जो चीजें हमको मिलती है, रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। आप ऐसे समझिए, तो अब आपको समझ में आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर। रटने की जरूरत नहीं कि एग्रीकल्चर एलाइड है, क्यूरी है, माइनिंग है। भाई क्यों है? क्योंकि यहां से डायरेक्ट नेचुरल प्रोडक्ट हमें मिलता है और उसका हम लोग प्रोसेस करके सेकेंडरी बनाते हैं, और प्रोसेसिंग में प्रोसेस करते हैं तो सेकेंडरी बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना हम, और मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन पावर लगा, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किए, जो सॉफ्टवेयर का यूज़ किए, जो लेबर का यूज़ किए, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किए, ये सारा आ गया सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे हमने गेहूं उपजाया, अब गेहूं निकला तो उससे आटा बनाए। आटा बनाए क्या चीज़ से? मशीन का यूज़ किए, तो मैन्युफैक्चरिंग किया आटा का, ठीक है। अब आटा बनाने में लेबर का कंजप्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन लगा, ठीक है, बाकी भी दूसरी इनपुट्स लगी, तो वो सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। उसके बाद उसको फर्दर अगर प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसिंग, तो आटा से ब्रेड बनाएंगे, उसमें मशीन लगेगा, फिर से ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहाँ पे वैल्यू एडिशन होने लगा उसमें। अब वो 1 किलो आटा गेहूँ जो 30 रुपये किलो था, अभी वो कन्वर्ट होकर हमने ब्रेड बना के उसको 200 रुपये किलो कर दिया, तो ये वैल्यू एडिशन होता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन वो अब क्या हो गया कि इसमें जो मशीनरी यूज़ किया गया वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, मतलब मोड चेंज हो गया। मोड क्या चेंज हो गया? गेहूं से वो ब्रेड बन गया। तो जब ब्रेड बन गया तो इस मोड को क्या बोलेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मशीन यूज होता है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, और जब उस मशीन से जो प्रोड्यूस होता है तो उसमें सर्विस यूज किया जाता है, लेबर का, ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज का फैसिलिटी यूज किया जाता है। ये सारा फैसिलिटी जो सर्विस प्रोवाइड करता है, इन सब चीज़ों को करने के लिए वो क्या हो गया आपका, या फिर और भी चीज़ें हैं जो पर्सनल लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बारबिक हो गया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बस की ट्रेल, ये सारा कुछ सर्विस सेक्टर में आता है। बैंकिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर में आता है, फाइनेंशियल सेक्टर पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर में आता है। अदरवाइज अगर ट्रेडिंग आप नहीं करते हैं तो ये आपका सर्विस सेक्टर में हो गया। अब चलिए यहाँ पे लिखा है, सो हम पढ़ देते हैं समझने के लिए, तो समझ लिया आप। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड टू इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड टू बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विसेज हो गया, जो हम बताए। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज पर कैपिटा इनकम। ये पूछता है सवाल, याद रखिएगा कि सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि इकोनॉमी हमारा डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये जानने का सबसे बेहतरीन तरीका हो गया है पर कैपिटा इनकम। देख लो भैया, पर कैपिटा इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इकोनॉमी डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो कोई सेक्टर नीचे जाएगा, कोई सेक्टर ऊपर जाएगा। सारा सेक्टर, कभी कभी ऐसा होता है कि सारा सेक्टर ऊपर जाता है एक साथ, लेकिन तब भी डेवलपमेंट होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज़ है।
ग्रोथ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेवलपमेंट होगा ही होगा, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रहा हो और ओवरऑल पता चलेगा कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें है इसमें। उसके बाद आप आ जाइए, फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री। अब किसी भी डेवलपिंग कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन सा फैक्टर काम करता है जो हेल्प करता है उसको डेवलप होने में। नेचुरल रिसोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल रिसोर्स जिसके पास ज़्यादा होगा ज़्यादा डेवलप कर पाएगा। अभी देखिए अमेरिका के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रशिया के पास बहुत ज़्यादा है, जापान के पास बहुत ज़्यादा है, चाइना के पास बहुत ज़्यादा है। गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा उनके पास है नेचुरल रिसोर्स, किसी के पास गैस के रूप में है, किसी के पास ऑयल के रूप में है, किसी के पास मिनरल्स के रूप में है, किसी के पास एलिमेंट्स के रूप में है, किसी के पास दूसरे तरह से है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स जिसके पास ज़्यादा है वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है और डायरेक्ट रॉ भी सेल कर सकता है। जैसे हम लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमारी जो है ऑयल इंपोर्ट करती है दूसरे कंट्री से, गल्फ कंट्री से। लगभग हम अपने रिक्वायरमेंट का 2/3 66 से लेकर 75% तक ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब इंपोर्ट करते हैं तो उनको तो पैसा कुछ लगा नहीं, ऑलमोस्ट नील के बराबर पैसा लगा। और हम इंपोर्ट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। उनका कॉस्ट कुछ लगता ही नहीं है, जो उसको नीचे से निकालने में जो पैसा लगा वही लगता है। तो बहुत सारी गल्फ कंट्री जहाँ पे इनकम टैक्स ही नहीं लगता है। तो नेचुरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन क्या होता है? तो कैपिटल गेन वो होता है कि कोई एसेट आपने परचेज किया, ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू बढ़ा और आपने सेल किया तो उस वैल्यू को रियलाइज किया, तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपने कोई मकान खरीदा और मकान आज आपने 20 लाख में खरीदा, वो 10 साल के बाद 40 लाख का हो गया या 50 लाख का हो गया, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है 20 लाख से ऊपर उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। तो कैपिटल गेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैपिटल गेन से ही आपका कैपिटल का वैल्यू बढ़ता है और कैपिटल का वैल्यू जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम में, जो कि मेन रोल प्ले करता है कैपिटल, तो प्रोडक्शन सिस्टम में वो काम करता है। अब ऐसा नहीं होगा कि घर क्या काम करेगा, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी तरह से दूसरे भी कैपिटल की बात होती है। यहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स, अगर जहाँ पे स्किल्ड होगा लेबर फोर्स वहाँ पे ज़्यादा इफिशिएंटली लोग काम करेंगे, ज़्यादा स्मूथली काम करेंगे, ज़्यादा फाइन ट्यून्ड काम होगा। फाइन ट्यून्ड का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, फाइन ट्यून्ड का मतलब ये हो गया कि उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया जाएगा। तो स्किल्ड होने से इफिशियंसी ज़्यादा हो जाती है, पर यूनिट प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, या सर्विस जो दे रहा है तो पर यूनिट सर्विस जो देने की टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। तो जहाँ पे 10 मिनट में हम कोई काम कर रहे थे उसको 3 मिनट में करने लेंगे, ज़्यादा स्किल्ड हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी। अब 300 रुपये का लेबर हम यूज़ कर रहे हैं और 300 रुपये के लेबर से सपोज कीजिए कि हम 1000 का इनकम जनरेट कर रहे हैं, वही एक स्किल्ड लेबर है जो 500 रुपये या 700 रुपये लेता है मान लीजिए, ठीक है, और उसी से चूंकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग प्रोडक्शन कर देता है, वो उसी टाइम में कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है या फिर क्वालिटी इंप्रूव कर देता है और किसी भी तरह से हमको 2000 इनकम हो जाता है। तो 2000 में हमारा इनकम 700 हटा दीजिए तो 1300 हुआ, और 1000 में हटा दीजिए तो 500 हुआ, ठीक है, 700 हुआ। तो 700 और 1300 में बहुत फर्क है इनकम में। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि स्किल्स है। सरप्लस सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो सरप्लस सेल क्या कब होगा भाई? जब हम अपने खाने से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सरप्लस सेल होगा, तो उसको बाहर में बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे इनकम जनरेट होगा। तो अगर सरप्लस सेल करते हैं तो भी हमारे डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बेनिफिशियल होता है। जस्टिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जस्टिफाइड हो, बिना मतलब के अरंगा लगाने वाला नहीं हो कि डेवलपमेंट के काम है तो जाके हाय हाय बोलने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। तो पॉलिटिकल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य, किसी भी देश में अगर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वो देश ग्रो करेगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है जब जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, जहाँ पे फ्रीडम होती है, वहाँ पे वो लोग समझते हैं कि सरकार का सपोर्ट मिलेगा। फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, अगर करप्शन कम है तो जाहिर सी बात है कि लास्ट बेनिफिशियरी तक जो जाना है, जो इंटेंडेड यूज़ है, अगर रोड बन रहा है, बिजली लग रहा है, बिजली कारखाना लग रहा है, कुछ भी बन रहा है, पुल बन रहा है, तो वहाँ पे वो करप्शन अगर कम होगा तो कम पैसे में अच्छा काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड जनरल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और आज के डेट में तो
मत ही पूछिए, आप लोग सब लोग अवगत हैं। इनफैक्ट हम लोग भी अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप लोग भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये लर्निंग जो क्लासरूम में बैठ के होता था और उसके लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, आज आप फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ले पा रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है उसके लिए, यूट्यूब भी एक मेजर प्लेटफॉर्म आज के डेट में टेक्नोलॉजी की वजह से ही उभर के आया है। तो इसमें भी आप लोगों को पैसा नहीं लगता, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिए आपको इंप्रूवमेंट क्या चाहिए और एडिशनल क्या चाहिए, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। हालांकि इसमें जो डेटा होगा वो पुराना रहेगा, तो वो पुराना डाटा हमारे काम का होगा नहीं। तो एग्रीकल्चर इज द मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो हम लोग पहले देख चुके हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 17-18। ये सारा कुछ हमारा पुराना डाटा है, इसमें हम दिखेंगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। इंडिया रैंक फर्स्ट विथ 179.8 मिलियन हेक्टेयर ऑफ नेट क्रॉप एरिया अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस जियोलॉजिकल सर्वे 2017। अब 99.6% ऑफ द ग्लोबल नेट क्रॉप एरिया इंडिया के पास है। तो ये एक बात है। बाकी जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ये सब हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि ये डाटा पुराना है, ये हमारे काम का नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, ऑयल एंड अदर कमर्शियल क्रॉप। ये भी देखिए थर्ड एडवांस एस्टीमेट है, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता। थर्ड एडवांस एस्टीमेट, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, सेकंड एडवांस एस्टीमेट, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे नहीं। ये सारा का सारा डाटा का बात है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको खुद रोक दूंगा। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट देखिए 19-20 में एस्टिमेटेड इतना किया गया था। ये सारा कुछ हम लोग को डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक पढ़ने आए हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन का बोर्ड है, वो बोर्ड याद रखना जरूरी है। इसे सवाल पूछता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें वो चीज़ याद रहना चाहिए। 1 लाइनर क्वेश्चन या 3 लाइनर क्वेश्चन या मिक्स करने वाला, मिलाने वाला सवाल पूछा जाता है तो याद रखना है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर है। और बना कब था? कॉफी एक्ट आया था 1942 में आया था कॉफी एक्ट, तो ये याद रखना है। उसके बाद रबर बोर्ड कोटायाम केरला में है। ये रबर एक्ट 1947 में हुआ था अपने आज़ादी के साल, तो कोटायाम में। टी बोर्ड ये कलकत्ता में है, ये 1953 में बना था। तो कॉफी सबसे पहले बना। अब ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपको ये ईयर नहीं देगा, क्रोनोलॉजी पूछ देगा। कॉफी, रबर, टी, ठीक है, या टोबैको साथ में कर देगा। अब बोलेगा क्रोनोलॉजी इसका बताइए पहले कौन, ठीक है। तो एक का ए, फिर ऐसे मतलब सीरियल नंबर से करने के लिए दे देगा, तो ऐसे भी याद रखना है। तो सबसे पहले कॉफी बोर्ड बना 1942 में, उसके बाद रबर बोर्ड बना 1947 में, टी बोर्ड बना 1953 में, टोबैको गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, टोबैको एक्ट 1975 में आया। स्पाइस बोर्ड जो कोची केरला में है, वो 1986 में आया। नेशनल मीट एंड पोल्ट्री दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, 2008 में आया। उसके बाद पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, उसके बाद इंडियन ग्रैप्स प्रोसेसिंग बोर्ड पुणे में है, ये 2009 में आया। तो ये सारा का सारा बोर्ड टाइमिंग क्रोनोलॉजी से ही दिया हुआ है भैया, तो याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछेगा और नहीं बनेगा तो ये मत बोलिएगा कि सर नहीं बताए थे। हम लोग डिस्कस किए थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे है। एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एरेडिकेशन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन कंटेनिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग एग्रीकल्चर वेज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर का अगर ग्रोथ होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉवर्टी पे बढ़ता है। एक किसान है जिसकी इनकम आज की डेट में 1 लाख सालाना है, अगर उसका 1.5 लाख सालाना हो जाता है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसे होगा? कि उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगा। तो अगर उसका ग्रोथ बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी लाइवलीहुड बढ़ेगी। वो फिर ज़्यादा लेबर हायर करेगा, ज़्यादा वेज देगा, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगा तो ज़्यादा वेज देगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा, ये सब चीज़ें तो होंगी। उसके बाद कमर्शियल क्रॉप में समझ लीजिए, कमर्शियल क्रॉप क्या होता है। तो कमर्शियल क्रॉप ट्रेड पर्पस के लिए जो क्रॉप उगाया जाता है उसको कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और कमर्शियल क्रॉप ट्रेड पर्पस के लिए उगाया जाता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं के बराबर उगाया जाता है। मोस्टली उसका पर्पस होता है कि उससे पैसा कमाया जाए। तो कैश क्रॉप भी कभी कभी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हालांकि कुछ है जैसे ऑयल सीड्स है तो उसको कैश क्रॉप नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे शुगर है, शुगर क्रॉप है, जैसे केन जिसको बोलते हैं शुगर केन, ठीक है। उसके बाद टोबैको है, बेवरेज है, नारकोटिक्स, फाइबर क्रॉप, ये सारा आपको कमर्शियल क्रॉप्स में आता है या
कैसे क्रॉप में आता है? कैश क्रॉप में, जहाँ से आपको डायरेक्ट कैश मिल जाता है। उसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है, ये पॉइंट याद रखेंगे। द फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन इज टू डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रिकमेंड करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। उसके बाद आप आ जाइए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये एस्टिमेशन हम नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नफसा 2013। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस, द पीपुल टू लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी। याद रखेंगे, ये लाइन पूछता है कभी कभी, ठीक है, याद रखेंगे। एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी और क्वालिटी फूड अफोर्डेबल प्राइस, एट अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब जहां पे अफोर्ड किया जा सके। अब एक्ट में क्या था देखिए, नोटिफाइड 10/9/2013 को हुआ, प्रोवाइड्स फॉर कवरेज ऑफ 75% रूरल पॉपुलेशन up to 50% urban population for receiving subsidized food grain under TPDS। पहले PDS हुआ करता था, अब हो गया TPDS। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जन वितरण प्रणाली की दुकान, जो हम लोग गांव में राशन की दुकान बोलते हैं। अब हो गया TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि उनको टारगेट किया गया जिनको रियल में जरूरत है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो आ गया, कवर करना था 2/3 पॉपुलेशन को, यानी कि 66% पॉपुलेशन को। इसका हम जब 2013 में 14 में पढ़ाते थे, 2012 में पढ़ाते थे, एक्ट बाद में आया, उसके पहले इसका पूरा खाका ड्राफ्ट आ चुका था। तो उस समय हम लोग ऐसे कुछ बनाते थे, रूरल एरिया में 75% और अर्बन में 50%, और इसको लेके बना देते थे 66% कवरेज पूरे पॉपुलेशन का, एवरेज वही आएगा। अब आ जाइए मिल्क प्रोडक्शन और ये सारा चीज़ तो नहीं पूछेगा कितना हुआ था, लेकिन ये वाइट रिवोल्यूशन क्या होता है ये जान जाइए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो। और रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया था, जो वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था। फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड को वर्गीज कुरियन, जो कि दूध के प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। Operation Flood was the largest integrated dairy development program in the world. It was started in National Dairy Development Board 1970 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। उसके बाद ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो रिवोल्यूशन किसे बोलते हैं? तो ऑयल सीड प्रोडक्शन को येलो रिवोल्यूशन बोलते हैं। उसके बाद प्रोग्रेस इन द इंक्रीज इन द फिश प्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू में आप पानी से संबंधित याद रखेंगे। नेक्स्ट है percentage of plan outlay on agriculture and life sector to the total plan outlay varied from 31% to 14.9% from first plan to 10th plan। ये ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट प्लान 10th प्लान क्या है? तो पहले 5 ईयर प्लान चल रहा था, जब से इंडिपेंडेंस हुआ तब से 2015 में उसको डिसॉल्व किया गया। किसको? प्लानिंग कमीशन को, जो प्लान बनाता था 5 साल का और 5 साल के डेवलपमेंट को का खाका तैयार किया जाता था। तो उसका जगह नीति आयोग ले लिया 2015 से। तो ये हमेशा वैरी करता था कि टोटल प्लान आउटले एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स का प्लान आउटले का परसेंटेज जो भी था ये, तो परसेंटेज ऑफ प्लान आउटले ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू टोटल प्लान आउटले वैरी बिटवीन 21% एंड 14.9% फ्रॉम फर्स्ट प्लान टू 10th प्लान। 31 से 14.9% तक ये वैरी किया है। तो कभी कभी ये सवाल फैक्चुअल टाइप का भी पीपीएससी के को डाटा से लगाव है तो कभी पूछ लेता है। एक्चुअल आउटले ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर रेंज बिटवीन 18 से 24% ऑफ द टोटल प्लान आउटले एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान इट वाज हाई एज 31%। तो हमेशा से वैरी किया है, जो किया है 18 से 24%, लेकिन पहला प्लान में क्या था? 31% था। ड्यूरिंग 11th प्लान 7 से 12 तक द प्लान आउटले ऑन एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड टू ओनली 18.5%। तो ये जो आपका 7 से 12 तक जो 11वां प्लान था, 5 ईयर प्लान, उसमें डिक्रीज किया था। ठीक है। ड्यूरिंग फर्स्ट डिकेड ऑफ प्लानिंग 1951 से 61 तक, चूंकि पहला प्लान 51 से ही शुरू हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन 50 में बना था और 51 से ये शुरू हो गया था। तो फर्स्ट डिकेड जो था, व्हेन द फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान वेर इम्प्लीमेंटेड, द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर वाज
3.3% था एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट डिकेड में ध्यान रखेंगे कि पहले प्लान के पहले डिकेड में एनुअल ग्रोथ रेट क्या था, तो 3.3% था। ड्यूरिंग द 11th प्लान period, the average of annual growth rate of GDP 3.7% has been achieved in agriculture and allied sector. This is the short of the target of 4%, but the better than the achievement of 2.4% in 10th प्लान। तो ये आपका ये हो गया। उसके बाद 10th प्लान वाज द फर्स्ट प्लान विच डिड नॉट फिक्स टारगेट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ये पहला प्लान था, 10वां प्लान जो था वो एक पहला प्लान था जिसमें क्रॉप के प्रोडक्शन का टारगेट डिसाइड नहीं किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कौन से प्लान में पूछता है कभी कि कौन से प्लान में क्रॉप प्रोडक्शन का टारगेट नहीं किया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन डिड नॉट कवर बार्ली, रागी और माइनर मिलेट्स। ये तीनों क्रॉप को नहीं कवर करता है। कौन सा? तो ग्रीन रिवोल्यूशन, याद रखिएगा। फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन वाज फर्स्ट कन्फाइंड ओनली टू हाई यील्ड वेराइटी, मेनली राइस, व्हीट और मेज। ये और ज्वार तक भी था, लेकिन मेनली राइस व्हीट ही लिया जाता है इसमें, और मेज और ज्वार को भी ऐड किया गया। इंडियन नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड 1999 में इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद सेक्टोरल ग्रोथ में इसमें जीबीए आ जाता है, 1920 एडवांस एस्टीमेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, इसमें आपका आ जाता है फूड प्रोडक्शन का डाटा सारा है, ये कुछ हम लोग को देखना नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम इन इंडिया, एलिमिनेशन ऑफ इंटरमीडिएरी टेनेंसी रिफॉर्म में क्या हुआ था, तो इंटरमीडिएरी जो होते हैं बिचवलिया, उसको हटाने के लिए टेनेंसी रिफॉर्म लाया गया था। डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग ऑफ होल्डिंग पर फैमिली किया गया था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एमोंग लैंडलेस पीपुल किया गया था। उसके बाद कंसोलिडेशन लैंड, जिसको चकबंदी बोलते हैं। तो ये सब हुआ था। फॉलोइंग में जिसमें बीन इफेक्टिव फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर, तो कौन कौन सा स्टेप्स लिया गया था जो फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए था। तो इसमें था रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, सिक्योरिटी फॉर द राइट ऑफ फार्मर्स, राइट ऑफ लैंड ओनरशिप फॉर द फार्मर्स। ये सारा जो था वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे फार्मर के लाइफ को ठीक करने के लिए। फॉर रिको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग मेनली 2 मेजर वे टेकन, लैंड सीलिंग एंड चकबंदी। तो ये 2 मेजर मेजर्स यूज किए गए थे, ऑर्गेनाइज किया गया था लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए लैंड होल्डिंग चकबंदी किया गया था, और लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद लैंड सीलिंग डिटरमाइंस द मैक्सिमम, ये आपको समझ में आता ही होगा। लैंड सीलिंग कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लैंड विच कैन बी हेल्ड बाय द फार्मर, होल्डिंग मोर देन दैट एरिया विल बी इलीगल। ठीक है। और चकबंदी क्या होता है कि सारा लैंड को एक साथ एक जगह ही दे दिया जाए, मीन्स द एग्रीगेट द डिवाइडेड एंड ब्रोकन लैंड। अब जैसे आपके पास अगर 5 बीघा जमीन है और वो 5 गांव में है, या ऐसा समझ लीजिए कि अलग अलग प्लॉट है, 2 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा, 50 कट्ठा, ऐसे करके प्लॉट है, तो उसको एक साथ आपको दे दिया गया। तो आपको उसके ऑपरेशन में बहुत सहूलियत होगी। जो लोग खेती से जुड़े हुए होंगे उन लोग को पता होगा कि अगर आपके पास 2 बीघा एक जगह ज़मीन है और वही 4 बीघा आपको 10 जगह मिला के है, तो दोनों में सहूलियत बढ़ जाती है जो एक जगह ज़मीन है। उसके बाद लैंड विद इन एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर कॉल्ड मार्जिनल लैंड, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, खूब पूछता है। ठीक है। मार्जिनल लैंड होल्डिंग हो गया। 1 से 4 हेक्टेयर को क्या बोलता है, स्मॉल, और एरिया, और 4 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो लार्ज लैंड होल्डिंग बोलेंगे इसको। ठीक है। तो 1 हेक्टेयर से कम होगा, 2.5 बीघा लगभग होता है 1 हेक्टेयर में, उससे कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल। 1 से 4 के बीच में होगा तो स्मॉल, और 4 से ऊपर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, यानी 10 बीघा से ऊपर अगर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, लार्ज लैंड होल्डिंग बोलेंगे। चकबंदी वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन द टाइम इंडिया इन 1920 इन बड़ौदा। तो पहली बार चकबंदी जो इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द ईयर 1920 इन बड़ौदा। बड़ौदा यानी कि गुजरात में पहली बार चकबंदी यूज किया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द 3rd 5 ईयर प्लान। किस पूछता है कभी कभी, किस 5 ईयर प्लान में यूज किया गया। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तो 3rd 5 ईयर प्लान आ गया। ग्रीन रिवोल्यूशन 65-66 में ही आया था, तो 3rd 5 ईयर प्लान में आ गया था। मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज
व्हीट का प्रोडक्शन 500% बढ़ गया था, याद रखेंगे। कभी परसेंटेज पूछ देगा बीपीएससी, आजकल तो डाटा पूछता ही है इस तरह से, आप लोग देख ही रहे हैं, एग्जाम दिए होंगे तो सीडीपीयू का भी एग्जाम दिए, उसके पहले बीपीएससी का जो कैंसिल हो गया वो भी दिए, तो उसमें तो पता ही चल गया होगा। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसेस आर मनी लेंडर, मनी डीलर, रिलेटिव, बिजनेसमैन, लैंड। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां से पैसा उगाही करते हैं किसान, आज भी करते हैं। गवर्नमेंट का इतना फैसिलिटी है, किसान क्रेडिट कार्ड और दूसरे भी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट जो किसानों को पैसा देने का कोशिश करती है लोन सस्ते दरों पे, लेकिन आज भी कुछ प्रोसीड्यूरल जो मेकानिज़म है, जो सिस्टम है, उसकी वजह से परेशानी होती है जिनके पास ज़मीन तो है लेकिन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, या फिर ऐसे बोलिए कि जो जोत का ज़मीन लेके काम करते हैं, उस पर खेती करते हैं, उनके पास लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उनको उस पर लोन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से वो आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा उठाते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो पैसा होता है वो मनी लेंडर यानी कि सेठ होता है, जो पैसा देता है और हाई रेट लेता है। आप लोगों को पता होना चाहिए 5% से लेकर 10% तक का रेट चार्ज किया जाता है पर मंथ के हिसाब से। इतना एग्जॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो सफल होने का चांसेस ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, काम में नहीं, उससे ओवरकम करने में सफल होने का चांसेस जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये है, ऑप्शन डाल देता है कि इसमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है जहाँ से एग्रीकल्चर फार्मर्स जो हैं वो पैसा उठाते हैं। तो ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंक हो गया, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। ठीक है, ऑर्गेनाइज सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस और कोऑपरेटिव हो गया। ठीक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तो याद रखेंगे अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आता है, पूछता है ये सवाल। जिसको पता होगा उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन जिसको पता नहीं होगा वो प्लीज़ याद रखेंगे। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम 1904 में। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है पहली बार 1904 में शुरू हुआ था। प्राइमरी कोऑपरेटिव कमेटी प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर शॉर्ट पीरियड। प्राइमरी कोऑपरेटिव पैक्ट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देता है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोन देता है। शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड और लॉन्ग पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड मतलब होता है 1 साल और उससे कम समय के लिए आप जब लोन लेते हैं तो शॉर्ट पीरियड का लोन होता है। 5 साल तक के लिए लेते हैं तो मीडियम हो जाता है, और 1 से 5 साल तक के लिए और 5 साल से ऊपर के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए हो जाता है। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड क्रेडिट फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए आपको लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1919 इन द फॉर्म ऑफ लैंड मॉर्गेज बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन। लैंड डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि से संबंधित नाबार्ड आ जाता है। इसका रोल बहुत ही वाइटल हो जाता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट, एस्टेब्लिश 12 जुलाई 1982 को हुआ था। पूरा डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982। बहुत बार पूछा है और बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में पूछा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे वो आपको कोई भी लेवल का एग्जाम हो, रेलवे हो, दरोगा हो, कुछ में भी ये उठा के डाल देता है। और ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। बाय मर्जर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, ये दोनों को मर्ज करके क्या बना था, नाबार्ड बना था। याद रखेंगे किसको किसको मर्ज किया था, क्योंकि सवाल तो ये बहुत पूछ चुका है, ये भी अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट प्लस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किसके अंदर था, ये आरबीआई के अंदर था। दोनों को मर्ज करके नाबार्ड बना दिया गया। इट्स एस्टेब्लिशमेंट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, याद रखिएगा कि नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ। इस तरह का भी सवाल पूछता है तो श्री शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ। उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ नाबार्ड वाज ₹500 करोड़। हाउएवर आफ्टर एन अमेंडमेंट इट्स ऑथराइज्ड शेयर इंक्रीज्ड अप टू 5000 करोड़ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2001। Further, a bill, National Bank for Agriculture and Rural Development Amendment Bill 2017 to increase the authorized capital by 6 times of 30,000 crore and enable exit of Reserve Bank of India was passed in जनवरी 2018। तो ये आपका यहाँ पे नाबार्ड खत्म हो जाता है। तो ये नाबार्ड वाला जो श्री शिवरमन कमेटी जो है रिकमेंड किया, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन को
मर्ज करके इसे बनाया गया, ये सारा कुछ आप याद रखेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग नेशनल इनकम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने वाले हैं। ये सारा ये जो डेटा जो दिख रहा है, जो आप लोग रट के काम चलाते होंगे या ऐसा सोचते होंगे छोड़ो हटाओ इसको समझ के क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा नहीं बनाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स बूंद बूंद तालाब भरता है। आप ऐसा सोचेंगे कि इकोनॉमिक्स छोड़ के हम निकल जाएं और हम पास कर जाएं, क्वाइट इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल। आप पास ही नहीं कर सकते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ के और आप पास कर जाएं। तो प्लीज़ जो कमज़ोर है, जिसे समझ में नहीं आती, और मुझे पता है साइंस और इकोनॉमिक्स बच्चों को एकदम समझ में नहीं आता है और उसको समझना भी नहीं चाहते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, और मेजोरिटी वही हैं। इनफैक्ट जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको भी इतना डिटेलिंग नहीं समझ में आ जाता है। इसलिए मैं कोशिश किया हूँ हर अपने वीडियो में, चाहे वो मैडम ने कोशिश किया फिजिक्स में, चाहे मैंने केमिस्ट्री का शॉर्ट वीडियो बनाया, आप लोगों के द्वारा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैंने डिटेलिंग करके बायोलॉजी का वीडियो बनाया। मेरा ये मानना है कि उसको अच्छे से देखिए, समझ के देखिए, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे जो इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है, उसमें अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन उसके लिए उस 8 घंटे का लगभग वीडियो है, 7 घंटे का होगा या 6 घंटे का होगा, 7-8 वीडियो है उसमें, वो जरूर आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में है, हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक डाला हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, ताकि आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा हिस्ट्री एक साथ आएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत ही समझ के इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छे से समझ के पढ़िए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीटी के बाद हम लोग इसको ख़त्म करके मेंस, जैसे ही पीटी का एग्ज़ाम होगा, मेंस का हम लोग प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और बहुत ही अच्छा से होने वाला है। विश्वास मानिए, आप मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ के, आपको लगेगा कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप लोगों को पीडीएफ भी, आप लोग जो भी मांगते हो पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। उसमें पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। करके देख लीजिएगा, पैसा लगेगा तो मैं वापस कर दूंगा, वैसे लगता नहीं है, सबको पता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मन लगा के पढ़िए, बीपीएससी का एग्जाम पीटी तुरंत होने वाला है, री एग्ज़ाम, तो इसलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में नेशनल इनकम पढ़ेंगे, मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।